नमस्कार। हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी भली चल रही थी, लेकिन अच्छी भली चलती हुई कार के टायर में अगर गोली मार दी जाए तो कार लड़खड़ा जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था की इस वक्त वही हालत है। अच्छी भली चलती हुई अर्थव्यवस्था में डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लागू करके उसको लड़खड़ा दिया गया है। हमारा जीडीपी जो पहले ठीक ठाक चल रहा था, बढ़ रहा था, कल नीचे गिरकर 5.7% आ गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो अक्सर तो खुद से बहुत आश्वस्त रहते हैं और आत्ममुक्त भी रहते हैं और अपने काम से खुश भी रहते हैं, कल थोड़े चिंतित दिखे। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बहरहाल हम एक निगाह डालते हैं कि किस किस क्षेत्र में क्या क्या कमी आई है। हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन श्रैंक 3.7%, जो इमारतें बनने का काम होता है, भवन निर्माण होता है, वो 3.7% कम हुआ है। Trade, hotels, transport and communication recorded growth rate of 6.5 compared to 8.3 in the corresponding quarter in previous years. व्यापार हो, चाहे वो होटलों का जो ऑक्यूपेंसी हो, ट्रांसपोर्ट हो और कम्युनिकेशन हो, पहले 8.3% से उससे कम होकर 6.5% हो गई है। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ रजिस्टर्ड डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, मतलब जो वित्त से, अर्थ से जुड़ी हुई सेवाएं होती हैं, उसके अलावा जो रियल एस्टेट होती है, प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद वगैरह, उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं, उसमें 3.3% की जगह अब वो 2.2% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट फेल टू 5.3% फ्रॉम 8.2%। ये चिंता की बात है। 8.2% से 5.3% तक गिरावट आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमारी फैक्ट्रियों में, मिलों में, जहाँ जहाँ उत्पादन होता है चीज़ों का। एग्रीकल्चर सॉ डिक्लाइन ग्रोथ ऑफ 5.2% एज कम्पेयर टू 6.9%। 6.9% से कृषि में, खेती में से कम होकर अब वो 5.2% हो गई है। और भी बाकी जो दूसरी यूटिलिटीज़ होती हैं उनमें भी कमी आई है, 7.4 से 6.1% हो गई है। लेकिन जिन क्षेत्रों में तरक्की देखी गई, बढ़ोतरी देखी गई, वो हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग, जो खनन का काम होता है, उसमें 1.9% से बढ़कर 6.4% हुआ है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस 10.3% से 17% हुआ है। अब जीडीपी का कम होना, इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि जब से जीएसटी की आहट शुरू हुई थी कि जीएसटी आ रहा है, तो जो लोग, जिनकी मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन बंद कर दिया और जो उनके स्टॉक्स थे उसी को ही बेचने में लग गए। लिहाजा जीडीपी इसलिए भी कम दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले महीनों में किस तरह से इकॉनमी हमारी रिवाइव करती है। एम के वेणु आपको बता रहे हैं कि जब जीडीपी कम होती है तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है। इसका क्या मतलब है? ये जो जीडीपी के जो में गिरावट आई है, इसका अर्थ ये है कि पिछले साल अप्रैल से जून जीडीपी के आंकड़े थे 7.9%। तो उसके तुलना में अगर आप इस अप्रैल जून में जो कल आंकड़े आए थे वो देखें 5.7%, तो पूरे 2% जीडीपी पे गिरावट आई है। जीडीपी क्या चीज़ है? जीडीपी का दूसरा आइडेंटिटी है नेशनल इनकम। तो अगर आप 2% जब जीडीपी गिरता है तो हर 1% के लिए 1.5 लाख करोड़ आमदनी लोगों की कम होती है। तो अगर आप 2% जीडीपी जब गिरा है तो 3 लाख करोड़ आमदनी लोगों की कम हुई है। अब इसका क्या असर पड़ता है इकॉनमी पे, ये आप सोच सकते हैं कि 3 लाख करोड़ अगर लोगों की इनकम अगर कम होती है, उससे फिर कंजम्पशन कम होगा तो और आउटपुट और कम होगा, कम चीज़ें बिकेगी और उसके बाद वो उल्टा फिर उत्पादन उससे कम होता है तो और एक विशेष साइकिल बन जाता है। तो ये हमने पिछले जो 4-5 क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि हर क्वार्टर में जीडीपी गिरता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक विशेष साइकिल बन रहा है। और बीच में डिमोनेटाइजेशन इस बीच में जब आया तो इससे और एक झटका लगा और उस वजह से जो जीडीपी पे गिरावट है वो और शार्प हुआ है। और ये गिरावट ये कब इसका बॉटम आउट होगा, कब इससे उभर के जब इकॉनमी ऊपर आएगी, इसका अभी कोई अनुमान नहीं है। मेरे हिसाब से 2018 से पहले
जीडीपी की रिकवरी मुझे नहीं होते दिखती। तो ये सिलसिला जो हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहा है ये चलता रहेगा। और जीएसटी जो लागू हुआ है इससे भी कुछ शॉर्ट टर्म डिसरप्शन होगा और इससे भी जीडीपी पे थोड़ा असर होगा। मगर अगले साल आशा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो। मगर इस वक्त कंजम्पशन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ नीचे जाते हुए दिख रहा है। नोटबंदी के फौरन बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी। उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। सुनिए। GDP of the country can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। लिहाजा हमारी केंद्र सरकार का और हमारी जो जितने भी बड़े नेता हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, उनका ध्यान इन चुनाव की तरफ है। हमारी निगाह भी इन चुनावों की तरफ है कि इन चुनावों के नतीजे क्या आते हैं। एक ऐसा माना जा रहा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, नोटबंदी हो जाए या और भी कुछ हो जाए, प्रधान सेवक जो हमारे हैं वो एक रैम्बो हैं, सुपरमैन हैं, उनको वोट मिल ही जाते हैं। ये जितने भी चुनाव हैं, ये दिलचस्प होगा देखना कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं देश के, अर्थव्यवस्था के हालात, जहाँ तक नौकरियों की बात है उसके हालात और ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है, उसमें आने वाले चुनाव में क्या नतीजे निकलते हैं, उसको देखते हुए कैबिनेट में रिशफल जो बहुत अरसे से ओवरड्यू था, फेरबदल जो कैबिनेट है, सुना है रविवार सुबह को होगी। और इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 3-3, 2-2 ऐसे चार्जेस हैं। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है ये देखते हुए कि कैबिनेट में फेरबदल होगा, वो हैं राजीव प्रताप रूडी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्किल डेवलपमेंट, संजीव बालियान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वाटर रिसोर्सेज, इन पर मुजफ्फरनगर के दंगों का आरोप भी लगा था। अच्छा, फिर हैं कलराज मिश्रा, ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और ये कैबिनेट मिनिस्टर थे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, और महेंद्र नाथ पांडे, जूनियर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, और उमा भारती जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। सुरेश प्रभु पहले ही इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कलराज मिश्रा को कहीं का गवर्नर बनाया जा सकता है। गडकरी जो हैं काफ़ी बड़े मंत्री हैं, नितिन गडकरी, उन्हें रेलवे मंत्रालय दिया जा सकता है, जबकि सुरेश प्रभु को एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। निर्मला सीतारमन को भी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल सकता है। पीयूष गोयल जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर, कोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस, और धर्मेंद्र प्रधान ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हो सकता है इनको कैबिनेट का रैंक मिल जाए। इससे पहले बीजेपी ने महेंद्र नाथ पांडे को, जो फिलहाल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हैं ऑफ स्टेट, उनको उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कुल मिलाकर देखना ये होगा कि नई जो कैबिनेट बनेगी उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें किस चीज़ को तवज्जो दी जाएगी, इन राज्यों को जहाँ पर चुनाव होने हैं, या उन लोगों को लिया जाएगा जो काबिल लोग हों और बेहतरीन लोग हों। जो बाकी अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी ऐसे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली हो जो अपनी खुद की सोच रखता हो। 3 लोगों के हाथ में पूरी सत्ता है। देखते हैं ये इक्वेशन कितना बदलेगी नए कैबिनेट रिशफल से। नमस्कार, आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।